का मूल मकसद क्या है? विश्वविद्यालय के मूल मकसद है उस संस्था के अंदर शोध हुई और उस शोध को मदद करने के लिए सहायक तौर के ऊपर उसमें एकेडमिक एक्टिविटीज हुई और उस एकेडमिक एक्टिविटीज को अमली जामा पहनाने के लिए परीक्षा। सभापति महोदय, आज मैं राजस्थान के सामने एक सवाल करना चाहता हूं। इस सदन के माध्यम से हमारे यहाँ जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालय के अंदर जो मूल उद्देश्य विश्वविद्यालय के शोध कार्य है, रिसर्च वर्क, वो कितना हो रहा है? सभापति महोदय, लगभग 4.25 वर्ष हो गए मुझे यहाँ विधायक के तौर पर सिर्फ एक दफे मैं विपक्षी बेंच के तरफ गया और मैंने व्यक्तिगत तौर पर निवेदन किया प्रतिपक्ष के नेता से, और वो निवेदन का इस विश्वविद्यालय के, राजस्थान के विश्वविद्यालयों के आज हालात क्या है। मैं आज मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय के समर्थन में खड़ा हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें जो मैं कर रहा हूं, समर्थन और जो मैं बाकी बात कर रहा हूं उसके अंदर। पर मारवाड़ विश्वविद्यालय का जो प्रस्ताव लेकर आई हैं, उसमें सभापति महोदय जो विश्वविद्यालय के उद्देश्य है, उन उद्देश्य के अंदर तमाम उद्देश्य जिसकी शुरुआत नवीन उन्नति और ज्ञान का प्रसार करना, चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना, का से लेकर तमाम जो प्रावधान है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिसर्च है, सिर्फ और सिर्फ शोध है। पर वो 5वें खंड के अंदर जब कर्तव्य, शक्ति और कर्तव्य की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके अंदर कुल 19 के अंदर 14 सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक के लिए है और मात्र 2 रिसर्च के लिए। आज हम रिसर्च के माध्यम से इस देश को आगे नहीं लेकर जाएंगे तो कब लेकर जाएंगे? इस देश की स्थापना के वक्त एक तरफ तो हम लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे, हम लोगों के परिवार के पास न्यूनतम आवश्यकताएं, पेयजल का पानी नहीं था, तन पर कपड़ा नहीं था, खाने के लिए अनाज नहीं था, पर उस वक्त भी देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने वो संस्थाएं बनाई, एम्स जैसे संस्थाएं बनाई। उस समय कोई दुनिया के अंदर एटॉमिक रिसर्च के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही थी और भामासा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बनाए और तमाम संस्थाएं बनाई। वो संस्थाएं बनाने के पीछे मूल सोच था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सभापति महोदय, आज अमेरिका पूरे दुनिया का सबसे विकसित देश क्यों है? दुनिया का विकसित देश अमेरिका के अंदर अगर सबसे बड़ा योगदान है तो चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर, फार्मास्यूटिकल जो उनके क्षेत्र है उसके अंदर और डिफेंस के अंदर। आज जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट चिकित्सा क्षेत्र के अंदर अमेरिका के अंदर हो रहा है, उसके कारण आज पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी दवाई है, ये इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा है, उसका सबसे पहला और सबसे ज्यादा फायदा किसी को हो रहा तो अमेरिका को हो रहा है। आज इस रेगिस्तानी इलाके के अंदर, जो मारवाड़ रेगिस्तानी इलाके के अंदर आता है, और उसके अंदर जो बीमारियां हैं, वो बीमारियां बिल्कुल अलग ढंग की बीमारियां हैं। वो रेगिस्तानी इलाके के लिए बीमारियों के संदर्भ में अगर वहाँ विश्वविद्यालय खुले तो शायद ही किसी को इसके लिए आपत्ति होनी चाहिए कि रेगिस्तानी इलाके की जो बीमारी है वो बिल्कुल अलग है। हमको सर्व सम्मति से धन्यवाद देना चाहिए कि उस बीमारियों के लिए शोध का कार्य जोधपुर के अंदर मारवाड़ विश्वविद्यालय के माध्यम से हुई। इस विश्वविद्यालय की बात करते करते हम लोग कहां तक बात लेकर चले गए? सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, यहां तक हम लोग बात लेकर चले गए। जब बात शुरू ही हो गई तो सरदार पटेल ने आरएसएस के संदर्भ में क्या कहा
अगर वो भी जिक्र अगर कर लेते जब सरदार पटेल का जिक्र किया तो अच्छा रहता। देवनानी जी, आपने बात करी कि ये जो कॉलेजें हैं, जो मेडिकल कॉलेजें हैं, वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। मैं आपकी मजबूरी जानता हूं, आपकी मजबूरी अच्छी तरह से जानता हूं कि राजनीति के अंदर आपका नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लेना कितना घातक होगा और आपके आगे का राजनीतिक भविष्य नरेंद्र मोदी जी का नाम लेने से सुरक्षित रहेगा, ये मजबूरी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। देवनानी जी, सुनिए मैं जब लोकसभा का सदस्य था, लोकसभा का सदस्य रहता हुआ सभापति महोदय बाड़मेर के अंदर मेडिकल कॉलेज का फैसला हुआ और वो मेडिकल कॉलेज के वक्त के अंदर केंद्र के अंदर कौन थे, अगर भूल गए हो तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उस समय केंद्र के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो सिर्फ जब ये बात कर रहे हो कि ये मेडिकल कॉलेज नरेंद्र मोदी जी की देन है, तो मैं माफी चाहता हूं कि इस बात से मैं सहमत नहीं, क्योंकि बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जब मैं लोकसभा का सदस्य था उस वक्त हम लोगों ने स्वीकृत कराया, वो अलग बात है। 5 साल तक राजेंद्र राठौड़ जी आपने वो मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं करवाया, वो शुरू नहीं करवाया, वो अलग बात है। मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को कि जैसे ही राजस्थान की सरकार आई और जो रुका हुआ मेडिकल कॉलेज बाड़मेर का, वो रुका हुआ मेडिकल कॉलेज की शुरुआत राजस्थान की सरकार ने करवाई। तो सिर्फ बातें करना, ये टिकटों की चिंता कर कर सदन के अंदर नहीं आऊं, टिकटों की चर्चा कर कर सदन में नहीं आओ। टिकटों की चिंता और चर्चा का एक अलग खेल है और वो सफर ही अलग है। कहां से टिकटों का सफर राजेंद्र राठौड़ जी का शुरू हुआ और वो अब कहां खत्म नहीं हुआ। कल्याण सिंह जी कालवी के साथ वो सफर शुरू हुआ, देवनानी जी अब आपके साथ है। तो ये टिकटों का खेल ही निराला है, इसकी जिक्र चर्चा अपन सदन में नहीं करें, सार्वजनिक मंचों पर करें, मीडिया से करें। प्लीज कंटिन्यू। सभापति महोदय, जोधपुर के अंदर एक और विश्वविद्यालय है NLU, उस विश्वविद्यालय वो राजस्थान के अंदर ही है। सभापति महोदय, उस विश्वविद्यालय के अंदर ओबीसी की आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, यह बड़ा दुख की बात है। संविधान के अंदर ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था है, पर उस विश्वविद्यालय के अंदर ओबीसी के लिए सीट रिजर्व नहीं है। मैं ये जो विश्वविद्यालय खोल रहे हैं उसके अंदर इस प्रकार का कृत्य वापस नहीं दोहराई जाए, ये भी मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूं। और सभापति महोदय, ओबीसी रिजर्वेशन की तरह कोई व्यवस्था ही देश और राजस्थान में नहीं है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार को निवेदन करना चाहता हूं, केंद्र सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो ओबीसी रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, वो ओबीसी रिजर्वेशन इकोनॉमिक बैकवर्ड ओबीसी के तौर के ऊपर दर्ज किया जाए कि ओबीसी का रिजर्वेशन राजस्थान के अंदर नहीं है, ओबीसी का रिजर्वेशन केंद्र के अंदर नहीं है, सिर्फ आर्थिक पिछड़े ओबीसी का रिजर्वेशन है। और आर्थिक पिछड़े वे तमाम राजस्थान के जातियों का SC और ST के अलावा है। तो मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जो 27% आरक्षण उच्च संस्थाओं के अंदर है, वो 27% आरक्षण ओबीसी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का राजस्थान के अंदर भी लागू होना चाहिए, जो मेरी खुद की पार्टी कांग्रेस पार्टी का भी यह मत है। सभापति महोदय, उसके अंदर विवाद हो सकते हैं, तर्क हो सकते हैं, कुतर्क हो सकते हैं, पर सभापति महोदय, मैं आज इस अवसर पर यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि इसका आधार देश के अंदर जातिगत जनगणना के माध्यम से ही जो कुतर्क कर रहे हैं उनको, देश में जातिगत जनगणना हो चुकी है। देश के अंदर जातिगत जनगणना जो 2011 के अंदर हुई, ये सरकार जिनके यह गुणगान गा रहे हैं, जैसे ही ये सरकार आई नरेंद्र मोदी जी की, अरुण जेटली जी ने लोकसभा के पटल के अंदर ये बात करी कि इस जातिगत जनगणना के अंदर त्रुटियां है,
और त्रुटियां को अध्ययन करने के लिए पंगड़िया कमेटी बनाएंगे, और वो पंगड़िया कमेटी आज तक नहीं बनी। तो मेरा निवेदन है सरकार को कि अगर केंद्र जातिगत जनगणना नहीं करती है तो इसकी शुरुआत राजस्थान से करनी चाहिए। ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये संविधान में विश्वास रखने वाले नहीं है, ये संविधान के अंदर विश्वास रखने वाले नहीं है। अगर ये खड़े होकर बात कर रहे हैं तो आपकी पार्टी लाइन को आपके लीडर यहीं खड़े होकर ये बात करें कि हम जातिगत जनगणना के समर्थन के अंदर हैं। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, ओबीसी के ऊपर विवाद करने से नहीं होगा। SC ST का रिजर्वेशन भी राजस्थान में कभी बढ़ा वो अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए। प्लीज मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ। बैठिए सभापति महोदय, करने दीजिए। सभापति महोदय, राजस्थान अपनी बात तो करने दीजिए उनको। ये बिल है, बिल के अंदर सीटों के आरक्षण का प्रावधान ये संवैधानिक हक है, और ये हक राजस्थान के अंदर लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर ओबीसी का छात्रों का मारा जा रहा है। आज हम लोग एक जनप्रतिनिधि के तौर के ऊपर जो अन्याय हम लोगों के साथ में हो रहा है, और इसी विश्वविद्यालय के सीटों के अंतर्गत हो रहा है और भविष्य में नहीं हो, ये अगर विषय नहीं है तो और कौन सा विषय? ये विश्वविद्यालय बनते हैं, विश्वविद्यालय के अंदर इन सीटों के अंदर आरक्षण का कोई भीख नहीं मांगना है। संविधान के अंदर हम लोगों को हक दिया दे रखा है, और ये विषय नहीं है तो और क्या विषय है? सिर्फ ओबीसी के नाम पर विवाद करना यह विषय है। सभापति महोदय, जो विश्वविद्यालय बन रहा है, इस विश्वविद्यालय के अंदर जो हम लोगों के मारवाड़ के अंदर जो सबसे बड़ी चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर चुनौती है स्टेरॉयड, इसके अंदर जो उद्देश्य है उसके उद्देश्यों में भी ये बिल्कुल उल्लेख है कि इसका प्रचार प्रसार भी करें, जो स्टेरॉयड के माध्यम से पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान और विशेषकर मारवाड़ के अंदर हम लोगों के साथ जो स्टेरॉयड का दुष्प्रभाव हो रहा है, वो हम लोगों के लिए मेडिकल साइंस में सबसे बड़ी चुनौती। स्टेरॉयड लेने के बाद आज डॉक्टर भी स्टेरॉयड दे रहे हैं, मरीज भी स्टेरॉयड ले रहे हैं। डॉक्टर इसलिए दे रहे हैं कि तत्कालीन उनके इलाज के अंदर राहत मिलती है, और मरीज भी इसलिए ले रहे हैं कि तत्कालीन उसको राहत मिलती है। तो स्टेरॉयड जैसी जो व्यवस्था है उसके संदर्भ के अंदर भी हम लोगों को ऐसी संस्थाओं के माध्यम से प्रचार प्रसार करना चाहिए। सभापति महोदय, यह मेडिकल साइंस एक अलग दौर में जारी है। आज इस मेडिकल साइंस को जो आने वाले समय के अंदर एक नया रूप लेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सभापति महोदय, आपसे मेरा के माध्यम से सरकार से निवेदन है, जब हम इस संस्था का नींव रख रहे हैं, इन लोगों की नीति नहीं है, इन लोगों की मंत्री जी विश्वास भी नहीं है कि राजस्थान कहां तक बढ़ रहा है। पर मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर जैसे, क्योंकि इन लोगों को चिरंजीवी योजना ही नहीं पता, क्योंकि चिरंजीवी योजना इसलिए नहीं पता कि लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े लोगों के पीछे जाते हैं, बीच में जाते हैं जब इनको चिरंजीवी योजना नहीं पता। गरीब के लिए चिरंजीवी योजना का क्या महत्व है, अगर राजस्थान के सदन में बैठा हुआ सदस्य नहीं जानता है तो ये हम लोगों का दुर्भाग्य। तो सभापति महोदय, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आने वाले समय के अंदर इस चिकित्सा क्षेत्र के अंदर एक बहुत अमूलचूल परिवर्तन आएगा। इस विश्वविद्यालय की शुरुआत करते वक्त हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो रिसर्च और डेवलपमेंट और इसके माध्यम से राजस्थान के अंदर एक नई चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर हम लोग नेतृत्व करें, यह भी मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, प्रसादी लाल जी मीणा साहब आपको, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सिर्फ भारत के अंदर अध्ययन यह कहता है कि 2025 तक 11.78 बिलियन डॉलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर उसकी भागीदारी होगी, और 2035 तक 1 ट्रिलियन भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेडिकल क्षेत्र के अंदर होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी इसके अंदर पूरा रखें।
सभापति महोदय, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण अध्ययन यह कहता है कि यूएसए के अंदर ही 2026 के अंत तक, एक वर्ष के अंदर 150 बिलियन डॉलर खर्च कम होगा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से चाहे सर्जरी की रिस्क हो, मेडिकल डायग्नोसिस हो, इन तमाम क्षेत्र के अंदर एक ये बहुत बड़ा जो हम लोगों की अप्रोच है, रिएक्टिव अप्रोच, जो राजेंद्र राठौड़ जी के अनुभव के टाइम में जब मेडिकल मंत्री थे उस वक्त हम लोगों की अप्रोच रहती थी रिएक्टिव अप्रोच। पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमारी अप्रोच में भी परिवर्तन आएगा और वो प्रोएक्टिव अप्रोच होगी, ऐसा दुनिया के विशेषज्ञों का कहना है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग प्राथमिकता दें। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से होगा क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से डायग्नोसिस के अंदर भी हम लोगों को क्लियरिटी आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमारे पेशेंट रिकवरी में भी फर्क पड़ेगा, हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होगा। कम डॉक्टर जिस डॉक्टर के बारे में चिंता कर रहे थे उनका भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर डॉक्टरों के भी कम की आवश्यकता रहेगी। और जो पैसा खर्च होगा उसके अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम लोगों की कमी रहेगी। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सॉल्यूशन आज दुनिया के अंदर आ चुके हैं, हिंदुस्तान में भी आ चुके हैं। वो चीज हम लोग राजस्थान के अंदर कैसे लेकर आए, जैसे पैथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बोयो हेल्थ है, इलेंटिक है, फ्रीनोम है, ये तमाम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मेडिकल साइंस के अंदर आ रहे हैं वो भी हम लोग यहाँ कैसे लेकर आई। जेनेटिक कोड्स भी कैसे लेकर आई। सभापति महोदय, अभी ये बात चल रही थी कि एम्स जैसे संस्थाएं है तो दूसरी संस्थाओं की क्यों हो सकती। एम्स जैसी संस्था एक अलग दिशा के अंदर काम करेगी। मेरा भी सौभाग्य रहा कि जोधपुर के एम्स के अंदर फाउंडर बोर्ड मेंबर मैं भी रहा। एम्स के माध्यम से आज मारवाड़ और जोधपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर उस एम्स के माध्यम से हम लोगों को कितनी राहत मिल रही है वो हम लोगों को भी पता है। इस तरह की संस्था का हम लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। अगर जोधपुर में है तो कल बाड़मेर में भी होगा, बाड़मेर में है तो कल बीकानेर में भी आएगा। हमारी इस संकीर्ण सोच को हम लोग ऊपर करें और जो भारत की सोच है, इंक्लूसिवनेस और कंसेंसस, समग्रता और सामंजस्य, उसके माध्यम से हमने इस राजस्थान को आगे बढ़ाई। ये टकराव के माध्यम से राजस्थान को आगे बढ़ाना और ये आगे रही ये पीछे रही, इस सोच से हम इस राजस्थान को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अंत में मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, कि अमूलचूल परिवर्तन। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक सब सेंटर भी खोल नहीं पाई ये लोग। पीएससी और सीएससी तो अलग बात, वो पीएससी जो इन्होंने खोली और तमाम पीएससी के अंदर मेडिकल डॉक्टर और स्टाफ आज मेडिकल डिपार्टमेंट ने दिया, उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं इस विभाग को कि दुनिया के अंदर अगर स्वर्ग से उदाहरण कोरोना के वक्त के अंदर दुनिया के सामने किसी ने रखा तो राजस्थान का इस विभाग ने रखा। उसके लिए तहे दिल से मैं आज इस अवसर के ऊपर धन्यवाद देता हूं। दुनिया का जो मॉडल हुआ करता था केंद्रीकृत मॉडल, वो राजस्थान के अंदर इस मेडिकल डिपार्टमेंट ने विकेंद्रीकृत मॉडल के तहत जो कोविड सेंटर्स खोले और अब वो आंकड़े अपने आप में इतिहास के अंदर दर्ज हो गए कि वो आंकड़े जो कोरोना सेंटर खोलकर और उन्होंने जो व्यवस्था करी है, जो बेहतर प्रबंधन ऑक्सीजन का किया, जो ALSI सर्वे के माध्यम से करा और जो दवाई है, जो 5 दवाइयों का किट हर परिवार को इन्होंने दिया, इतिहास के अंदर ये दर्ज हुआ इनका काम है। इसी प्रकार का भविष्य के अंदर इस मारवाड़ विश्वविद्यालय के माध्यम से हम लोग इतिहास के अंदर एक और कदम आगे बढ़े, यही आप सब लोगों को शुभकामनाएं। अंत में एक और पीड़ा जो प्रोफेसर्स की है वो भी मैं रखना चाहता हूं। इन प्रोफेसर का मूल काम सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं जब उनको कम लेक्चर देने पड़ते हैं,
एसोसिएट होते हैं उससे कम देने पड़ते हैं और प्रोफेसर को और कम देने पड़ते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा समय रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर कर रहे थे। उनकी पेंशन हम विश्वविद्यालय को छोड़ रहे हैं। जब ये देश के अंदर सबसे पहले एक ऐतिहासिक कदम हमने ओपीएस का राजस्थान के अंदर ये निर्णय लिया है, तो चिकित्सा मंत्री जी मेरा आपसे निवेदन है कि इन तमाम जो विश्वविद्यालय और विशेषकर इन विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर लोग हैं, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक जो फैकल्टीज है, उनको भी ओपीएस के अंतर्गत लाया जाए, उनको भी पेंशन हम लोग सुरक्षित करें। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। प्रश्न ये है कि मारवाड़ चिकित्सा